चलिए आइए हम शुरू करते हैं नया टॉपिक। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक टॉपिक माना जाता है पॉलिटी के, वो है संसद। अमूमन क्या होता है कि यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी, इनमें हमेशा ही 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। और ये समझ लीजिए कि राज्य व्यवस्था अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी सबसे मेन रीड यही सब्जेक्ट यही टॉपिक है संसद। ठीक है, तो हम लोग पहले जानने का प्रयास करेंगे कि संसद है क्यों, बनाया क्यों जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसको समझेंगे। उसके बाद हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक में भी देखिए कई चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग संसद को ही डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोगों को मेन चीज़ डिस्कस करनी है, जैसे विधेयक किसे कहते हैं, विधेयकों के बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि विधेयक को पास कैसे किया जाता है, समितियाँ किसे कहते हैं, बजट सेशन क्या होता है, या फिर प्रश्नकाल क्या होता है, प्रस्ताव कैसे कैसे आते हैं, ये सब हम लोग अपने लेक्चर बाय लेक्चर इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर भी यही संसद ही है। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज़ों से शुरुआत करते हैं कि संसद क्या है। अब देखिए, एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था को, एक राजनीतिक व्यवस्था, उसको चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है कि कौन लोग शासन करेंगे और किस तरीके से करेंगे। तो पहले के समय में क्या होता था कि कुलीन राजतंत्र की व्यवस्था, यानी क्या होता था, राजतंत्र का मतलब क्या हो गया कि राजा शासन करता था, राजा के लोग शासन करते थे। फिर इस व्यवस्था से टूट कर आता है कुलीन तंत्र। इसमें क्या होता है, एक एलीट क्लास, संभ्रांत लोग ही केवल शासन करते थे। अब इन सारी व्यवस्थाओं में क्या होता था कि जनता उड़ गई, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है कि शासन किस लिए हो रहा है, शासन की व्यवस्था किसके लिए चलाई जा रही है, आम जनता के लिए। अब राजतंत्र हो चाहे कुलीन तंत्र हो या अल्पतंत्र हो, अल्पतंत्र में भी यही होता था कि कुछ लोग शासन करते थे। तो उसमें क्या होता था कि हर जगह को आम जनता के हितों को ध्यान में न रखकर ये लोग, चाहे राजतंत्र में राजा अपने हितों का ध्यान रखता था, कुलीन तंत्र में वो सम्राट लोग अपने हितों का ध्यान रखते थे। इससे क्या है, समस्याएं बहुत बढ़ने लगी। अब ये बताइए कि शासन करना था जनता के हित में, उल्टा ही अपने हित में करने लगे। इसी सब सारी कंडीशन के बाद एक व्यवस्था जन्म लेती है जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या होगा, लोकतंत्र में क्या होगा कि जनता का तंत्र कहा जाता है, इसके शब्द से ही डिफाइंड है। लोक मतलब लोगों का तंत्र। अब इसमें क्या है, अगर अब्राहम लिंकन का हम लोग स्टेटमेंट देखें तो जनता द्वारा जनता के लिए और जनता से चलाए जाने वाली व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। अब देखिए, जनता द्वारा का क्या मतलब होता है कि जनता, जो आम जनता है, वो वही लोगों को चुनेगी। ठीक है, तो वो कैसे चुनती है, इलेक्शन के माध्यम से आम जनता चुनती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए कि हम भारत में ही राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति में इनडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, तो प्रधानमंत्री में प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। फिर जनता से, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहीं से निकल जाता है कि जनता से, हमारे आपके बीच के लोग ही क्या होते हैं, शासन करते हैं जनता से। और फिर किसके लिए करेंगे शासन, भाई किसके लिए कर रहे हैं, तो वो क्या किसके लिए करेंगे, जनता के लिए। भारत कैसा है, भारत कैसा राष्ट्र है, आपको पढ़े होंगे डीपीएससी में कि वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य, यानी क्या है, सब लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो जनता के कल्याण के लिए। तो यही पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए अब क्या होगा कि अब जो आदमी इलेक्ट होके आया जनता से, तो वो कहाँ बैठेगा, वो कहाँ डिस्कस करेगा, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जहाँ पर वो आम जनता के हितों की बात कर सके, नीति निर्धारण कर सके, पॉलिसी बना सके, कानून बना सके, विधेयकों को रख सके, डिबेट कर सके, चर्चा कर सके। इसी संदर्भ में संसद का निर्माण हुआ। ठीक है, संसद। अब संसद का क्या होता है, अब चूँकि संसद क्या है, संसद एक स्थान की तरह देखिए कि संसद क्या है कि एक स्थान है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आम जनता के लोग जाते हैं या आम जनता जाती है
दोनों तरीके की बातें। तो ठीक है, तो वहाँ पर उसके विषय में, आम जनता के विषय में जो भी आवश्यकताएँ हैं उसके विषय में डिस्कस होता है, नीति निर्धारण होता है, सारे कार्य को किया जाता है। अब एक बात किसी में और समझ नहीं आता है इसको। अब जैसे क्या होता है कि अब लोकतंत्र में क्या होता है कि एक तो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता डायरेक्टली शासन करती है। जैसे कोई भी नीति निर्धारक की बात होती है, जनता डायरेक्टली शासन करेगी, जनता प्रत्यक्षता शासन करती है। अब जैसे मान लीजिए कोई कानून है या नीति है, उसमें क्या होगा कि आम जनता अपना मत स्वयं प्रकट करेगी। जैसे मान लीजिए कि कोविड को लेकर कोई बात होती है तो वहाँ रिफरेंडम बुलाया जाएगा, जनसंग्रह बुलाया जाएगा, सभी लोगों का राय लिया जाएगा, उसके बाद एक कानून बनेगा कि भाई लॉकडाउन लग रहा है देश में। ये व्यवस्था बड़ी अच्छी मानी जाती है। क्या, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है शासन व्यवस्था से। लेकिन ये संभव नहीं है हर देश में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि जहाँ 135 करोड़ की जनसंख्या है भारत में, जैसे 130-135 करोड़ की जनसंख्या, अगर उससे जन्म संग्रह कराया जाए तो कार्यों में बहुत देरी हो जाएगी और समस्याएं भी जटिल हो जाएंगी। हर आदमी अवेयर भी नहीं है, जन्म संग्रह कराया कैसे जाएगा, इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। इसीलिए यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा छोटे देशों में ज़्यादातर देखी जाती है। अब छोटे देश कैसे, जैसे सबसे अच्छा एक उदाहरण है या एग्जाम्पल है इसका, वो है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, लेकिन अब चूँकि बड़े स्केल पे बड़े जो देश हैं या बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, उनको वहाँ कैसे टैकल होगा, तो उसके लिए व्यवस्था की गई अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था, यानी प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की व्यवस्था की। इसमें क्या होता है कि जनता डायरेक्टली तो जाती नहीं, लेकिन जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। हम आप बैठे और सीधे बात की, भाई ये ऐसा है, 100 लोगों के बीच में ये आदमी हम लोगों की बात यहाँ पर रखेगा। ठीक है, तो वही प्रतिनिधि चुनती है। कैसे? डायरेक्टली चुनती है, डायरेक्ट इलेक्शन। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे यहाँ विधायक और सांसद होता है, MLA और MP। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो आपके जाकर संसद हो, वहाँ पर आपकी बात रखती है, उस जगह पर आपकी बात रखती है और जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है उसके विषय पर सारी चीज़ों को एकदम स्पष्ट करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होता है। अब ये प्रतिनिधि बैठेंगे कहाँ? तो ये प्रतिनिधि बैठेंगे वो है एक जगह है संसद। ठीक है, इसीलिए संसद का गठन किया गया। तो संसद में बैठेंगे। अब संसद में कहाँ? संसद में भी आपके संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये 3 अंग है संसद के। अब ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये हमारे आपके घर की तरह है कि जैसे हमारे आपके घर में एक कमरा होता है, वहाँ पर जैसे डाइनिंग हॉल, वहाँ पर क्या होता है कि सभी सदस्य आकर किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं, एक तरीके से सहमति व्यक्त करते हैं, तभी वो कार्य होता है। मान लीजिए ऊपर का फ्लोर बनवाना है घर का, तो सभी लोग बैठ गए और कहे कि हाँ बनना चाहिए। तो कहेंगे भाई व्यवस्था कैसे हुई, तो कहेंगे पैसा इतना लगेगा, ऐसे इतने दिनों में हम लोग को कंप्लीट करना है, ये सब सारी चीज़ें। तो वही सारी चीज़ होती है लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है कि हमारे प्रतिनिधि आते हैं, योजनाएं बनती हैं, योजनाओं के संबंध में बजट का एलोकेशन होता है, बजट उसके लिए पारित होता है और सारी चीज़ें, या फिर कोई कानून बनता है तो वहाँ पर हमारे प्रतिनिधि जाते हैं। अब मान लीजिए कि हम आप मिर्ज़ापुर में रहते हैं, तो मिर्ज़ापुर के जो प्रतिनिधि हैं वो गए, जाने के बाद वो बताएं कि मिर्ज़ापुर में देखिए आगे से कोई भी विषय पर बात हो रही है तो बताएंगे कि मिर्ज़ापुर में किन चीज़ों की आवश्यकता है, यहाँ की बिजली की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, लोगों तक केंद्र की योजनाएं पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे प्रतिनिधि महोदय होते हैं। दूसरा सभा होता है राज्यसभा, ये दूसरा कमरा होता है। यहाँ पर क्या होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ जनता डायरेक्टली प्रतिनिधित्व जनता का होता है, जनता के लोग जाते हैं, इसीलिए इसको लोकसभा भी कहा जाता है, लोगों की सभा, जो चुने हुए लोग हैं। और राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए हर सेक्शन को छोटा छोटा करके हम तोड़ के ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे।
आप, ठीक है। तो उसमें हमको लोकसभा, राज्यसभा, विधेयक सभी के बारे में बात करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू होता है संसद का, वो होता है राष्ट्रपति। आप पूछिए कि राष्ट्रपति भाग क्यों होते हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये जो संसद के 3 अंग हैं, इससे भी क्वेश्चन छोटे एग्जामों में, स्टेट PSCs में या फिर SSC में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर और अच्छा क्वेश्चन इसमें बनाया जाए तो ये बनाया जा सकता है कि राष्ट्रपति अंग क्यों होते हैं, पार्ट क्यों होते हैं, जबकि राष्ट्रपति सदस्य तो नहीं होते किसी भी सदन के, लेकिन तब भी राष्ट्रपति उसके भाग होते हैं। तो इस चीज़ को लेके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कथन कारण को लेके, तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। तो क्यों होते हैं, देखिए कोई भी विधेयक है जब वो दोनों सदनों से पारित होता है और राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति इस पर साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तब वो विधेयक क्या बनता है, तब वो विधेयक बनता है आपका कानून, ठीक है। तो कोई भी बिल या विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति जी की उसका हस्ताक्षर नहीं होता, ठीक है। इसी कारण से राष्ट्रपति को संसद का प्रमुख अंग माना जाता है, ठीक। अब यहाँ तक समझ लिए। अब समझ में आएगा, अगर कथन कारण में पूछा जाएगा तो इस तरीके से स्टेटमेंट को आप टैकल कर सकते हैं। अब आते हैं अगली बात, अब मेन स्लाइड। तो इसमें देखते हैं कि संसद क्या है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सामूहिक रूप से हम संसद, ठीक है। कुछ लोग तो कन्फ्यूज हो के लोकसभा को ही संसद मान लेते हैं, लेकिन हमेशा संसद ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जहाँ जिसका उल्लेख भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक। तो कभी कभी छोटी चीज़ें भी वो स्टेटमेंट में डाल देते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि भाग 5 में और अनुच्छेद 79 से लेकर 123 के बीच में होती है। अब बात करते हैं लोकसभा की, पहला जो हाउस है। अब यहाँ से स्टेटमेंट से ये होता है कि सब लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है, 81वें अनुच्छेद में, ठीक। अब बात करते हैं कि ये सबसे लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय क्यों, कभी इस बारे में विचार कीजिए कि लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि एक तो ये जनता का सदन है और सभी व्यक्ति चुनकर इसी सदन में आना चाहते हैं। जो हमारे आम चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी हमारी 17वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो हर व्यक्ति क्या है, सांसद बन के लोकसभा में जाना चाहता है। तो लोकप्रिय है, सभी लोगों में सबसे प्रिय है। इसको निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन इसलिए निम्न सदन कहा जाएगा, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाएगा। एक तो राज्यसभा क्या है, राज्यों की सभा होती है, तो वो कभी भंग नहीं होती, जबकि यह भंग होती है, इसे निम्न सदन इसलिए भी कहा जाएगा। दूसरी चीज़ है जनता का सदन। जनता का सदन क्यों कहेंगे, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि इसमें जाकर बैठते हैं, जनता के प्रतिनिधि जनता की बातों को इसमें उठाते हैं, ठीक है। अब चौथी बात है, इसको प्रथम सदन के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा, कभी स्टेटमेंट वगैरह इस तरीके से जोड़ के। उसके बाद अब यहाँ पे जाएगा, कैसे जाएंगे, तो अभी तक आप लोग हमेशा पढ़ते थे, जैसे राष्ट्रपति पढ़े चाहे उपराष्ट्रपति पढ़े, वहाँ पे क्या होता था कि अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था होती थी। अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था होती थी। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता था कि जैसे एग्जाम्पल राष्ट्रपति में क्या होता था, राष्ट्रपति वाले चैप्टर में कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे या संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन जनता तो नहीं लेती थी। जनता तो इनडायरेक्टली ले रही थी, क्योंकि जनता तो चुन के भेजती थी विधानसभा के सदस्यों को और संसद सदस्यों को, वो इसमें भाग लेते थे। तो इसे ये इनडायरेक्ट इलेक्शन या अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। लेकिन संसद सदस्यों में क्या होता है कि प्रत्यक्ष चुनाव। अब ये प्रत्यक्ष चुनाव क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है कि जब आम जनता किसी चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, उसे ही प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो क्या लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, आम जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट देती है, जैसे हम आप देते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की जाती है लोकसभा सदस्यों के लिए। दूसरी बात क्या होती है कि अभी तक हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ते थे कि PR विथ STP सिस्टम का प्रयोग करते हैं, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। इसमें क्या होता था, याद होगा आप लोग को पिछले लेक्चरों में जब पढ़ाया गया था कि इसमें क्या है, वरीयता सूची बनाई जाती थी, वरीयता क्रम बनाते थे, ठीक है। उसके बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रयोग होता है FPPS, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको हिंदी में अच्छा शब्द बोला जाता है प्रथम खंबा छू लेने की पद्धति।
प्रथम खंभा छू लेने की पद्धति का क्या मतलब होता है कि जो व्यक्ति पहले खंभा छू ले। जैसे एग्जाम्पल कि 4 कैंडिडेट खड़े हुए इलेक्शन में, A, B, C, D। अब मान लीजिए कि इनको 21% वोट मिला, इन्हें 20% मिला, इन्हें 19% मिला और इन्हें 15%। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति था, कैंडिडेट था, वो था A। तो इसी ने खंभा पहले छुआ है, तो ये यहाँ पर विजयी घोषित होगा। जबकि यहाँ पर व्यवस्था क्या होती थी टीआरपी सिस्टम में कि 50% प्लस 1 की व्यवस्था थी कि इतना वोट पाना ही पाना। और इसी 50% प्लस 1 पाने के लिए जद्दोजहद होती थी, जो वरीयता सूची बनती थी ABC की, कि हम A कैंडिडेट को पहला वरीयता देते हैं, B को सेकेंड, C को थर्ड वरीयता देते हैं और वोटिंग ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो अब आप लोग समझें कि यहाँ पर क्या है, FPPS सिस्टम का प्रयोग हम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हैं, जो हमारे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बताया गया है। ठीक, अब बात करते हैं कि मूल अब एक और भी चीज़ कि अब ये सोचिए कि जब आज़ाद हुआ भारत, तो आज़ाद होने के बाद एक भारत की पॉपुलेशन बहुत कम थी, लगभग 30-35 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन भारत की थी। अब 30-35 करोड़ की पॉपुलेशन में मान के चलिए कि उसी हिसाब से हमने प्रतिनिधियों की संख्या का भी निर्धारण किया कि मैक्सिमम जो संख्या होगी सदस्य संख्या लोकसभा में 500। लेकिन अब क्या हुआ कि आज हम देखते हैं 2021 में कि हमारी पॉपुलेशन 130-125 करोड़ चली गई। अब 125-130 करोड़ अगर हमारी पॉपुलेशन चली गई तो हमारी प्रतिनिधियों को भी बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 500 जो सीटें थी वो तो जनता के मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग थी। मान लीजिए पॉपुलेशन 30 करोड़ थी, तो 30 करोड़ को डिवाइड कर लीजिए 500 से, तो उस रेशियो में रखा है। सामान्य तौर पर 75,000 जनसंख्या पर एक कैंडिडेट को रखा है, एक कैंडिडेट। ठीक है, लेकिन इसको बढ़ाने घटाने का अधिकार हमारी संसद को है और संसद ने संविधान संशोधन करके 7वां और 31वां इसकी मैक्सिमम संख्या 552 कर दी कि अधिकतम इतने सदस्य संख्या फिलहाल तक हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान में 545 है। ठीक है, अब मैक्सिमम कितने हैं, 552 हो सकते हैं। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि पहले क्या था कि जनसंख्या का क्लॉज था कि 75,000 जनसंख्या पर एक कैंडिडेट होगा। लेकिन अभी वर्तमान में देखिए कि जैसे हमारे ही जनपद का जो जनसंख्या है तकरीबन 17-18 लाख है, ग्रामीण शहरी मिला के। अगर इस क्लॉज को हम मानते हैं तो इस समय हमारे ही जनपद की कम से कम 20 प्रतिनिधि चुने जाते सांसद के रूप में, लेकिन ये संभव नहीं है। इसी बात को आगे चल के इस जो जनसंख्या वाले क्लॉज को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिए। अब बात करते हैं हम लोग आगे कि अब भारत में जैसे आप लोग जानते होंगे कि 1950 के बाद 50 के बाद चुनाव होते हैं 52 में, तो पहली लोकसभा का गठन जो होता है वो 17 अप्रैल 1952 गठन, इस शब्द को याद रखिएगा। और 13 मई को उसकी पहली बैठक। तो एक बात याद रखिएगा कि स्टेटमेंट में, चूँकि अगर आप स्टेट PSC UP वगैरह देने जा रहे हैं तो वहाँ राज्यसभा का प्रथम बार गठन या बैठक या लोकसभा का गठन या बैठक, इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट या कुछ ये डायरेक्टली ये डेट वाइज क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो इसीलिए हमने ये बात यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अच्छा हाँ, ये सारी चीज़ें आपको हम PPT के फॉर्मेट में ग्रुप में शेयर कर देंगे साथ। ठीक है, उसके बाद 17 अप्रैल में पहली लोकसभा की पहला गठन हुआ और उसके बाद पहली बैठक हुई। अब चूँकि क्या था कि सामान्य तौर पर जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, या फिर जो सत्ताधारी दल होता है उसके बहुमत पर निर्भर करता है। लेकिन होता क्या है कि कोई भी बहुमत वाली सरकार होती है जिसके पास प्रचंड बहुमत है, तो वो इसका इस्तेमाल इसलिए भी कर सकता है कि उसकी जो कार्यकाल को वो 1 साल 2 साल बढ़ा भी सकता है। जैसे एक क्लॉज है लोकसभा में कि अगर आपातकालीन स्थिति किसी भी देश में चल रही है, मतलब भारत में चल रही है, आपातकाल चल रहा है, एग्जाम्पल की युद्ध हो गया, तो युद्ध हो गया है तो इलेक्शन कराना संभव नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप 1 साल तक लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, 1 साल। ठीक है, इसी चीज़ों का प्रयोग करते हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को ही 6 साल कर दिया गया था। जब इंदिरा गांधी का पीरियड था 1971 वाले के चुनाव के बाद इसका कार्यकाल 1 साल, मतलब इसका कार्यकाल 6 साल किया गया था, 5 साल।
जिसे आगे आके मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट आती है तो इस चीज़ को पुनः वापस करती है, मतलब 44वां संविधान संशोधन करती है और इसके जो कार्यकाल को 5 साल कर देती है, पुनः 5 साल कर देती है। अब एक बात और इसी के साथ आप जानिए कि वर्तमान में 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, 17वीं लोकसभा चल रही है। अब से कब तक रहेगी? 2019 से 24 तक। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग कभी मत मिस कीजिएगा, एग्जाम में ये सब बहुत परेशान करते हो। जैसे 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है, इसका कार्यकाल ये है, तो छोटे छोटे क्या है स्टेटमेंट वाइज में कहीं भी डाल देंगे और स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आप भी क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। बहुत सामान्य सी बात है, अक्सर आदमी छोड़ देता है पढ़ते टाइम, ठीक है। और वो जो मैंने बात बताई आपको कि आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है। अभी तक इसका प्रावधान एक बार प्रयोग हुआ है, जो कि 5वीं लोकसभा के संदर्भ में 1971 से लेकर 1977 के बीच में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। इतनी बातें आप लोग जान गए। अब बात करते हैं हम लोग योग्यता के संदर्भ में कि क्या जो लोकसभा के सदस्य जो सांसद बनाए जाते हैं उनके लिए क्या योग्यता रहती है। सामान्य न्यूनतम आय उम्र की याद रखिएगा कि 25 साल रखती है। उसके बाद संविधान या संसद द्वारा निर्धारित समय तक किया जाता है और बाकी चीज़ें तो होती ही हैं कि वो दिवालिया ना घोषित हुआ हो, वो मानसिक रूप से स्थिर हो, भारत का नागरिक हो, ये सब सारी बातें आपको पता है। बस इतना याद रखिए कि जनप्रतिनिधि कानून द्वारा बनाई गई व्यवस्था क्या है, सभा चुनाव की प्रक्रिया और इसी जनप्रतिनिधि कानून के तहत किया जाता है। एक बात जानिए, भारत में चुनाव जब कराना हुआ तो ऐसा नहीं है कि संविधान में हर चीज़ों को लिखा जा सकता है। तो इसी चुनाव व्यवस्था के लिए लोकसभा राज्यसभा के चुनाव की व्यवस्था के लिए लोकसभा, विशेष तौर पे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो एक कानून बनाया गया जिसे हम कहते हैं जनप्रतिनिधित्व कानून, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, ठीक है। अब इसी में सारी व्यवस्थाओं को रखा गया कि चुनाव कैसे होंगे, चुनाव आयोग किस तरीके से क्या कार्य करेगा या कौन कहाँ पर अपना वोटिंग कर सकता है, ये सब सारी व्यवस्था और कैंडिडेट से संबंधित सारी चीज़ों को इस क्लॉज में लिखा गया। संविधान में बहुत ज़्यादा इसका उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक। अब आते हैं एक चीज़ और है कि अब आपको मान लीजिए कि चुनकर सांसद बन गए, अब सांसद अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा? नहीं, हमेशा सांसद अपना त्यागपत्र स्पीकर को देता है, ठीक है। और उसके बाद एक और भी चीज़ महत्वपूर्ण होती है कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे आप लोग देखते होंगे मोदी जी थे जब पहली बार लड़े थे तो एक गांधीनगर से सीट से लड़े थे और गांधीनगर से शायद लड़े थे कि बड़ोदरा से लड़े थे और एक बनारस से। तो अगर एक व्यक्ति 2 स्थानों से अगर लोकसभा का चुनाव लड़ता है और यदि चुनाव में विवाद होता है, ये याद रखिएगा, चुनाव में विवाद होता है तो वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। जैसे एक व्यक्ति है 2 जगह से चुनाव लड़ा और विवाद हो गया, किसी ने विवाद किया, तो विवाद के निपटारे के लिए वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में न जाकर पहले हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद वो फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में सीधे नहीं जाया जा सकता है। इतनी बातों को दिमाग में बनाया जाए। अब आते हैं कि चुनाव की अधिसूचना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आप लोग कन्फ्यूज भी होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, लोकसभा की चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करेगा? आप कहेंगे चुनाव आयोग, तो बिल्कुल गलत है। लोकसभा की चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करते हैं, इसके बाद निर्वाचन आयोग तिथि व अन्य पहलुओं को, चुनाव आचार संहिता और सारी चीज़ों का निर्धारण करती है, ठीक है। मतलब क्या है कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति जारी करेगा, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना चुनाव आयोग जारी करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पहले राष्ट्रपति जारी करते हैं, उसके बाद निर्वाचन आयोग को अधिकार मिलता है और वह तिथि, पर्चा वापस करना, पर्चा दाखिल करना, चुनाव आचार संहिता, सब सारी चीज़ों का निर्धारण फिर वो करती है। चुनाव में मैक्सिमम जो व्यय सीमा है एक कैंडिडेट की वो 70 लाख रुपये रखी गई है। हालांकि बहुत कुछ खर्चे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो अमूमन कभी भी सांसदों का चुनाव 70 लाख रुपये में कैंडिडेट नहीं खर्च करता, वो तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपये खर्च करता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, तो कभी ऐसा भी चीज़ याद रहेगी आपने कि जो चुनाव व्यय सीमा है वो पर्सनली व्यक्ति जो खर्च कर रहा है, जो कैंडिडेट प्रत्याशी खर्च कर रहा है वो 70 लाख रुपये। अगर पार्टी खर्च कर रही है उसके निर्वाचन क्षेत्र में तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जमानत राशि क्या होती है। जमानत राशि क्या होती है आप लोगों को पता है?
तो जानिए कि जमानत राशि जो वैध मत होता है, वैध मत बटा 6 जितना वोट आएगा, मतलब वैध मत का 6वां हिस्सा। जैसे मान लीजिए कि 120 वोट पड़े हैं, वैध मत 120 पड़े हैं, उसका 6वां हिस्सा तो कितना होगा 20 वोट। अब जो व्यक्ति 20 वोट से भी कम पाएगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो अयोग्य घोषित हो जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। वो केवल जो जमानत राशि 15,000, 20,000, 1 लाख जो भी रखी जाती है, निर्धारित की जाती है, वो राशि जब्त कर दी जाती है। उसको प्रतिष्ठा से लोग जोड़ के देखते हैं कि भैया इनको बहुत कम वोट मिला या कुछ बातचीत बात हुई। तो याद रखिएगा कि जमानत राशि क्या होती है, वैध मतों का 6वां हिस्सा। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि लोकसभा का कार्य व शक्ति क्या है। देखिए ये जनता का सदन है। जनता का सदन होने के कारण जैसे क्या होता है कि सरकार, एक तो होता है विश्वास मत, एक होता है अविश्वास मत। तो विश्वास मत में ये क्या होता है, विश्वास मत में क्या होता है कि जब राष्ट्रपति अपना पहला अभिभाषण देते हैं उसके बाद अमूमन तौर पर विश्वास को मतलब एक वोटिंग होती है, उनको वोटिंग कराई जाती है जिसे विश्वास मत कहा जाता है। इसमें ये प्रूफ होता है कि जो सरकार चला रहा है, जो भी सत्ताधारी दल सरकार चला रही है, क्या उसके पास बहुमत है या नहीं, इसी बात को हम कहते हैं विश्वास मत। और ये कब होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, या फिर कोई विवाद उत्पन्न होता है या पोजीशन कुछ बोलता है कि आपके पास क्या है, आपके पास नहीं है बहुमत, तो इसके लिए वो विश्वास मत फ्लोर टेस्टिंग, जो फ्लोर टेस्टिंग होती है उसे हम कहेंगे। दूसरा होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि ये अमूमन विपक्ष के नेता के विपक्षी दल के रूप में लाया जाता है। विपक्षी दल उसको लाता है और कहता है कि जो सत्ताधारी दल है या उसके जो मंत्री हैं उन पर उनका विश्वास नहीं है, वो अपना विश्वास मत खो चुके हैं, इसी को विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें कहाँ लाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। ठीक है, क्यों लाई जाती है, क्योंकि कार्यपालिका जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये बेसिकली दोनों इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सरकार गिराने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पर सरकार की फ्लोर टेस्टिंग होती है, इसीलिए केवल और ये लोकसभा में लाई जाती है। और लोकसभा किसका सदन है, जनता का सदन है। और कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। अगर इसमें किसी सरकार का बहुमत नहीं होता तो तुरंत सरकार गिरा दी जाती है, जो मंत्री परिषद वाले लेक्चर में होता है। दूसरी चीज़ कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही रखा जा सकता है, कभी वो राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता। ठीक है। अब जितने भी अनुदान होते हैं, देखिए बजट आप पारित, सरकार बजट क्यों पारित करती है, बजट का मतलब ये होता है, पहले सरकार अपना रख देती है एक पर्चा कि देखिए भैया हमारे देश का इतना खर्चा है, इस मद में खर्च है। अब इस खर्चों को हमको खर्च करना है इस साल में, तो हमको इस खर्चों को करने के लिए आप अनुमति दीजिए, और अनुमति के रूप में फिर वो अनुदान मांगते हैं, फंड मांगते हैं, जो लोकसभा में ही रखी जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़, संयुक्त बैठक जब भी होता है, संयुक्त बैठक जब आप पढ़ते हैं कि ज्वाइंट सीटिंग की बात, तो संयुक्त बैठक में क्या होता है कि हमेशा लोकसभा ही विजयी होती है। क्यों? क्योंकि सपोज हमारे लोकसभा में 545 सीटें हैं और राज्यसभा में 245, अगर दोनों का अगर हम जोड़ देखते हैं तो 790 होता है। इसमें मेजोरिटी में कौन रहेगा? अगर 545 सीट में से 400 सीट भी मिल गई तो वो विधेयक पारित हो जाता है, यानी लोकसभा में ही आपका बहुमत है तो आप ज्वाइंट सीटिंग में यानी संयुक्त बैठक में विजयी घोषित हो जाते हैं। इसीलिए लोकसभा में, इसीलिए क्या होता है कि अक्सर जब विषयों पर गतिरोध होता है तो सरकारें जो चाहती हैं वो चाहती हैं कि तुरंत के तुरंत ज्वाइंट सीटिंग हो जाए, संयुक्त बैठक हो जाए, क्योंकि जो भी सत्ताधारी दल है उसका बहुमत तो लोकसभा में रहेगा ही। अब लोकसभा में बहुमत रहेगा तो जब चाहेगा वो अपने विधेयकों को या अपने बिल को पारित करा देगा। ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है।